घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहली बार हुआ संशोधन प्रस्ताव पास। पक्ष में पड़े 118 जबकि विरोध में पड़े 58 वोट। और इस्लामाबाद में भारत पाक के विदेश सचिव स्तर की वार्ता। पाकिस्तान के साथ नर्म होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। सबसे पहले बात करते हैं संसद में राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अभिभाषण पे जो उन्हें बयान दिया, उसके बाद पहली बार इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक जब राज्यसभा के जब तक जितने भी इतिहास पुरुष आज बने हैं, सीताराम येचुरी, उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण पे न सिर्फ वोट करवाया बल्कि वो वोट जीता भी। और कांग्रेस के समर्थन के साथ जाहिर है 118 उनको समर्थन में मिले, जबकि विरोध में 57 या 58 वोट पड़े। कुल मिला के इसका क्या सियासी मायने हैं, यही समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संवैधानिक हक तो हर सदस्य को है राज्यसभा में कि वो वोट करवा सकते हैं, संशोधन ला सकते हैं। लेकिन पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ऐसा हुआ। शकील साहब से शुरुआत करते हैं। शकील साहब, आप बताएं इसका क्या सियासी मायने हैं, संवैधानिक मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं, पार्लियामेंट में संदेश है, लोगों को संदेश है, सियासत क्या कैसे देखा जाए? सियासी तो मायने इसके हैं जी, संवैधानिक बहुत नहीं मायने हैं, लेकिन ट्रेडिशन का तो एक और कन्वेंशन से डेमोक्रेसी चलती है, इसके माने हैं। ये पहली बार ऐसी घटना घटी। एम्बैरेसमेंट सरकार के लिए, सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट है। और सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, वो जो सीताराम येचुरी जी का था वो उसमें कांग्रेस पार्टी साथ गई, लेकिन एक फ्लोर मैनेजमेंट की कमी भी झलकती है ना, कि जिस पार्टी की मेजोरिटी किसी राज्यसभा में नहीं है तो उस पार्टी की ड्यूटी भी है, उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का भी ये ड्यूटी होती है कि अपने प्रस्ताव को, अपने बिल को किस तरह वो पास कराएंगे, जिसको हम फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं। ये सबको पता होता है कि राष्ट्रपति के फेलियर है, लेकिन एक ये सत्ता पक्ष का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, या विपक्ष का ओवर रीच टू समहाउ पॉलिटिसाइज एवरीथिंग। हर चीज का सियासीकरण करना है, राजनीतिकरण करना है, उसमें राजनीतिक फायदा और नुकसान का आकलन करना है, उसमें देखना है कि कैसे सरकार को घेरने से हमें सियासी फायदे होते हैं। उसके लिए चाहे कन्वेंशन परंपरा टूटे तो कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि अभी काफी दिनों के बाद 25-30 साल से जो कोलिशन एरा चल रहा था, एक पार्टी की मेजोरिटी है और मेजोरिटी है, राज्यसभा में नहीं है उस पार्टी की मेजोरिटी, उस पार्टी की नहीं, पार्टी की मेजोरिटी, उनकी सरकार है, उनके पास भी एरोगेंस है। और एरोगेंस यहाँ पे किसका है? एक मिनट, जिसके पास बहुमत है उसका एरोगेंस है। आप भाषण देने के लिए अगर आप आए हैं तो आपको फ्री कर देते हैं, आप भाषण दे लीजिए। बात तो पूरी नहीं एक लाइन होने देते हैं, तो आप जितने तरह के क्वेश्चन पहले कह दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं एक पार्टी के एरोगेंस है। किस पार्टी का एरोगेंस है, मैं ये समझना चाहता हूँ। सत्ता दल का एरोगेंस है कि उसको मैनेज। आप एक मिनट, बात तो एक लाइन भी नहीं आप बोलने देते हैं, तो आप पूरे लाइन बोल, आप पूरी बात तो एंड हो तब तो आप उसके ऊपर कुछ बात कर सकते हैं कि उस पार्टी की ड्यूटी है, डेमोक्रेटिक परंपरा है, जनतांत्रिक जो सरकार चल रही है उसकी एक परंपरा है कि विपक्ष के साथ उनके संबंध कैसे हो, ऐसी स्थिति में जब एक हाउस में उनका मेजोरिटी नहीं है। एक दूसरे, ठीक है, हम जो बता रहे हैं एक पार्टी की सत्ता जिस तरह 30 साल के बाद हुई है और जिस तरह से विपक्ष बहुत कमजोर हुआ है, यह विपक्ष का ओवर एक्ट है। जहां पे उनके पास स्पष्ट जहां पर मेजोरिटी है वहां पर इसकी जरूरत नहीं थी, वो काम किया। तो ये इसके पीछे जाहिर एक मानसिकता होगी, एक सोच होगी, ये ऐसे नहीं हो गया होगा। मानसिकता है, वहां पर मेजोरिटी है, वहां हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यहाँ मेरी मेजोरिटी है, हम ये करेंगे। इसके पीछे कई बिल आने हैं अभी, ये बता देना है, इंडिकेशन देना है कि हम हर बिल को आपके पास नहीं करेंगे राज्यसभा में, आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। इसका इंडिकेशन सीधा ये है जी, पॉलिटिकल जी, आपको बात करनी होगी, आपके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, और नहीं तो हम परंपरा को ताक पे रख के भी काम कर सकते हैं, ये भी बहुत साफ है। दिलीप जी, अभी जो शकील साहब ने कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि इस लोकसभा में बहुत सारी परंपराएं टूट रही हैं, लेकिन परंपराएं क्या सकारात्मक दृष्टि के लिए टूट रही है? इस लोकसभा में पहली बार परंपरा टूटी जब एक प्रधानमंत्री उस संसद भवन को, जिसको लोग मंदिर कहते थे, वहां प्रवेश करते समय साष्टांग दंडवत किया, तब परंपरा टूटी। कल फिर से परंपरा टूटी जब देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार भोजनालय में जाकर उस कैंटीन में वहां का भोजन करता है और 29 रुपए का भुगतान करता है, तब परंपरा टूटती है।
और एक परंपरा तोड़ने का तो काम आप भी भारतीय, आप आज जो मुद्दा पे नहीं करके आप आगे आपके मुद्दे पे आज एक परंपरा टूटी जिसकी बात आप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो परंपरा जो आज तक टूटी नहीं थी और टूटनी भी नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपको कोई परंपरा तोड़ने, आप जिसकी चर्चा शकील साहब कह रहे थे कि आपको यह दिखाने के लिए कि आप राज्यसभा में ऐसे कोई बिल नहीं पास करा सकते, आपको बहुत मौके आते। किसने कहा था कि आप पास होने दीजिए? हम तो कह रहे हैं कि हमको सबका साथ सबका विकास चाहिए। हम कौन सा अड़ियल रुख भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाई है, हम तो सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस तरह की बात होनी चाहिए थी। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता। लोकतंत्र के लिए लेकिन उन्होंने कहा ये लोकतंत्र के हक में वो काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए सीताराम येचुरी ने इस काम को किया है। उनके पार्टी के नेता भी हैं सुनीत चोपड़ा साहब, उन्हीं से समझते हैं कि कितना सियासी फायदा होगा। सुनीत चोपड़ा जी, आपको इसमें हमारे व्यक्तिगत पार्टी का क्या फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक राजनैतिक अभिभाषण होता है और जिस राजनीति से हम सहमत नहीं है, हमारा पूरा अधिकार है हम उसका विरोध करें और उससे ज्यादा अधिकार है हम उसे हरा के कूड़ेदान में डालें। अपने बदौलत नहीं, चाहे किसी के बदौलत हो, जो आप जिससे आप लड़ते भी हैं उनसे भी सहयोग लेके आप ये जो सियासी पहला अभिभाषण था जो राजनीति, राष्ट्रपति का अभिभाषण एक पॉलिटिकल अभिभाषण। आप वही मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि क्या ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको राजनीतिक अभिभाषण दिखा? इसके पहले के 6 दशकों के इतिहास में आपको नहीं दिखा? कोई ऐसा मौका नहीं जब आया। वो दिखा लगता है और वो ताकत विपक्ष हमें मालूम थी कि है नहीं है तो उस ताकत का इस्तेमाल हिंदुस्तान की जनता के लिए किया गया। जस्टिफाइड करने की कोशिश आप कर रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई सकारात्मक सवाल मुद्दा होता तो यहाँ मुद्दा बनाने के कई मुद्दे हैं, मुद्दा बन चुके हैं। अब ये मुद्दा बना एक 6 गैर कानूनी चर्चा के लिए है। अध्यादेश आप जो लाना चाह रहे हैं वो भी मुद्दे हैं। ये चर्चा ये सरकार को सिखाने के लिए है कि ये जो मुद्दे हैं सिखाने की जरूरत नहीं है। सरकार बहुत जरूरत है। सीखी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है, 3 आदमियों को मार दिया और भाग गए। जानकारी ही नहीं है कि 3 मंत्रियों को मुख्यमंत्री 2 राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कार्यकलापों का एक दिशा निर्देश होता है कि सरकार इस दिशा में एक्ट करेगी। अब उस पर मुझे लगता है कि सरकार के सभी माननीय मंत्रियों का रुख अति आक्रामक है। सरकार हर मुद्दे पर चाहती है कि विपक्ष को हम बुलडोज करते हुए अपना आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। और समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, ये अपने भाषण के दरमियान भी पूर्व की सरकारों की खिल्ली उड़ाने में बाज नहीं आते। और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं, जिस कार्यक्रम से गरीबों का भला होना है इस देश में, उन सब कार्यक्रमों का मजाक बनाते हुए नजर आना, ये भी हमको लगता है कि आज के सरकार की जो आज ये राज्यसभा में उनके प्रस्ताव पे जो मतदान में ये सब कुछ जो दृष्टि सामने आया, दृष्टिगत हुआ, आप बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से प्रोग्राम था जिसके बारे में खिल्ली उड़ाई गई, जिसको, और ऐसी कौन सी सरकारी थी जिसके बारे में ये बताया? जो बात आप कह रहे हैं उसका अगर उदाहरण देके समझाएं तो शायद। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मनरेगा में आप गड्ढे बनवा रहे हैं और हम देश में और विदेश में उस गड्ढे को लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि यूपीए सरकार केवल यही गड्ढे बना रही थी। तो नहीं, तो आपने किया क्या था? गड्ढे मनरेगा में आपने किया क्या था? और उसी का परिणाम जनता का जनादेश आने के बाद वही गड्ढे आपने खुदाए कि आपने विकास की योजनाएं चलाई। जनता ने उसका जवाब निर्णय आपको दिया है। अभी साफ हो गए हैं, अब बोलने का अधिकार नहीं। दिनेश जी का भी एटीट्यूड वही है जो इनके सांसदों और मंत्रियों का है। ये बीजेपी में नीचे से लेकर ऊपर तक एक अजीब तरह की एरोगेंसी आ गई है और इसी सब का प्रतिफल है। अब गड्ढे बने, मनरेगा में क्या काम हुआ, इस काम को देखने के लिए आपके पास आने से पहले जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के कुछ जो उन्होंने भाषण दिए उसके कुछ अंश देखते हैं, क्या क्या राज्यसभा में उन्होंने कहा है। जब एनडीए सरकार थी तब एक योजना थी मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट।
आप आए, वो बन गई आधार UIDAI, वही योजना नया रंग रूप। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाजपेयी जी के समय थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके समय सुनना पड़ेगा। अटल जी के समय योजना थी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। अटल जी के समय था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। आप आए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अटल जी के समय था अंत्योदय अन्न योजना। आप आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अटल जी के समय था सर्व शिक्षा अभियान प्लस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप आए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अटल जी के समय था स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना। आप आए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अटल जी के समय था टोटल सैनिटेशन कैंपेन। आप आए निर्मल भारत अभियान। अटल जी के समय था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप आए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। यूपीए के समय की मैं बात करता हूं। पर डे 7.4 किलोमीटर का हाईवे का अवार्ड होते थे और 5.2 किलोमीटर पर डे अचीव होता था। हमारे 9 महीने का हिसाब दे रहा हूं जी आनंद जी। हम पर डे 18 किलोमीटर का अवार्ड देते हैं और अब तक का रिपोर्ट है 10.1 किलोमीटर पर डे हम अचीव करते हैं। डबल काम कैसे चलता है, सरकार नीचे जमीन पर कैसे दौड़ती है। रेलवे 2013-14 न्यू लाइन यूपीए 390 किलोमीटर, न्यू लाइन 9 मैन एनडीए 2 410 किलोमीटर। 2013-14 गेज कन्वर्जन 585 किलोमीटर, 9 महीने हमारे 700 किलोमीटर। यूपीए डबलिंग 675 किलोमीटर, हमारा 810 किलोमीटर। जनधन योजना, ये गरीबों के बैंक के खाते खुले हैं। ये न अमीरों का कार्यक्रम है न कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। स्कूल में टॉयलेट, ये कौन सी स्कूल है या गरीब के बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूल जो गरीब के बच्चे जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं, ड्राइवर का बेटा जाता है जिसको अब एस्पिरेशन है बच्चों को पढ़ाना है। टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। क्या ये अमीरों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? मैं सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूं, किस किसान के लिए? गरीब किसान के पास कम जमीन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? छोटा किसान है, जमीन कम है, उसकी उपज ज्यादा कैसे पैदा हो उसके लिए मशक्कत कर रहा हूं। क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? जितना झुकोगे उतना ही जुड़ोगे। और इसलिए मैं जो जमीन की बात पूछना चाहते हैं उनको कहना चाहता हूं, काम कैसे होता है। रेलवे सरकार के, हाईवे सरकार के, लेकिन दोनों के बीच इतना टकराव चलता था कि 350 से अधिक प्रोजेक्ट हाईवेज के रेलवे मंजूर नहीं करती थी और रेलवे के प्रोजेक्ट हाईवे मंजूर नहीं कर रहा था। किसी को रोड क्रॉस करके रेल ले जानी है और किसी को रेल क्रॉस करके हाईब्रिज ओवरब्रिज बनाना है। 350 और कई सालों से हम आए, हमारे ध्यान में आया, हमने दोनों डिपार्टमेंट को बिठाया, साइलो को खत्म किया, दोनों के बीच एमओयू किया और मुझे आज खुशी है इसका ऑनलाइन पोर्टल बना है। ऑनलाइन क्लियरेंस दिया जाता है,
350 सालों से अटके हुए सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो गए दोनों डिपार्टमेंट में, और कोई भी प्रपोजल आएगी तो उन्होंने 9 महीनों की उपलब्धियों को भी गिनाया और बताया आंकड़ों के साथ। सबसे पहले कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री के जवाब पे क्या कहा, स्पीच पे क्या कहा, ये आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से काले धन पर और काफी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कोई जवाब नहीं है। विदेश नीति पर जवाब नहीं है, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बनी, कोई उल्लेख नहीं, उस पर जवाब नहीं है। किसानों के जो समस्याएं हैं उस पर कोई जवाब नहीं है, और बाद में उठकर सदन से चले गए। विपक्ष को मौका नहीं दिया स्पष्टीकरण का, नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं बोलने दिया। विपक्ष की तरफ से हम बोले थे, हमसे कोई स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी। और इससे एक बात स्पष्ट है कि पहले इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया था, और अब इनके अध्यक्ष कहते हैं कि जुमला था, शगुफा था। तो क्या हर वायदा इनका शगुफा था? हर वायदा लोगों को गुमराह करने का था? इससे जनता में आक्रोश है, और विपक्ष ने अपनी एकता का परिचय देते हुए समूचे विपक्ष ने आज वोट किया है, और जो फाइनल नंबर आएगा वो इससे भी ऊपर आएगा। दुगने से भी ज्यादा वोट विपक्ष के पास है। और रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कहा, उनको भी आप देख लें। आज भी अगर सरकार का रुख ठीक रहा होता तो ये नौबत नहीं आती। मायावती क्या कह रही हैं, उनको भी आप देख लें। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर तो पूरे हाउस के अंदर जो विपक्ष था तो उन्होंने अपनी बात गंभीरता से रखी, और हमारी पार्टी ने भी गंभीरता से रखी, और जो कुछ बातें सरकार के सामने रखी थी, तो मैं ये समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब इसके ऊपर बोल रहे थे, इस प्रस्ताव के ऊपर, तो जो माननीय सभी दलों के नेताओं ने जो कुछ अपनी बात उनके साथ सरकार के सामने रखी, तो उनका रिप्लाई उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। और ये आपको हम दिखा रहे थे जो प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कहा था, उसके बाद जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया थी। पुष्पेंद्र, इंडिपेंडेंट रेफरी। देखिए, 2 चीजें हैं कि जहां तक कोई फ्लोर मैनेजमेंट की बात अगर आप कहें तो कुल मिलाकर के राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी धड़ हैं, चाहे उसमें आप शिवसेना हो, पीडीपी हो, अकाली हो, टीडीपी हो और एआईएडीएम को मिला लें तो कोई 70 के आसपास, 71 के आसपास उनके पास चीजें बैठती हैं। और वहीं विपक्ष के पास अगर हम देखें पूरा तो कुल मिला के 145 लोग उनके साथ हैं। तो जहां उनके भी 118 वोट थे और इनके कुल मिलाकर के 58 थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी जब जवाब दे रहे थे तो जिस शैली, जो उनका अंदाज है शैली में जिसमें वो जवाब देते हैं, उसमें देखिए कि बातचीत करते करते जब वो वेस्ट बंगाल की बात आई तो उस पर उन्होंने अटैक किया लेफ्ट के ऊपर, और उन्होंने सीधे तौर पे बताया 30 साल में क्या हुआ और फिर किस तरीके से वहां चीजें हुई, और फिर क्या उसका रेट था 30 साल पहले, उसका जीडीपी वो घट के कहां आया, कितना कर्ज था। तो उस वक्त जो थे लेफ्ट के लोग काफी थोड़ा उत्तेजित भी थे, जिनकी राज्यसभा में सीपीआई की 2 सीटें हैं और सीपीएम की 9 सीटें हैं, कुल मिला के दोनों के पास 11 सीटें हैं। एक तो अटैक ये सीधे तौर पे था, तो जब इस वक्त वो इंटरवीन करना चाहते थे तो उस वक्त सभापति ने शायद उनको परमिशन नहीं दी। और अमूमन होता यह है कि बहस के बाद प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, फिर वोट होता है। हाँ, वोट होता है। देखिए उसमें भी और उसमें एक होता है कि अगर कोई मेंबर उठता है चाहे प्रधानमंत्री, तो उनको कंसीड कर भी सकते हैं और चाहे तो अपने आगे बढ़ भी सकते हैं। ट्रेडिशनल जब पार्टी के बड़े लीडर जब खड़े होते हैं, अमूमन कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने भी बहुत दिनों से, मैंने 15 साल मुझे भी हो गए देखते हुए, और 15 साल से मैं भी कवर करता हूं। मैंने कभी 15 सालों में कभी इस तरह का नहीं देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, बयान के बाद कोई मेंबर जो कहे कि आप उनको जवाब दें। मुझे नहीं लगता है ये पहली बार, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर प्रधानमंत्री अगर कोई नेता अगर प्रधानमंत्री कंसीड करें, ऐसा हुआ नहीं है, बहुत कम, मुझे भी देखने को नहीं मिला है। नहीं, लोकसभा में भी खड़गे जी का माइक ऑफ किया गया था। ये जो है ये कभी नहीं होता है, ये आपको मैं बता दूं कि ये कभी होता नहीं है। वो बात उन्होंने खुद सभापति ने इस बात को कहा कि इट्स नॉट अ प्रोसीड्योर, यह प्रक्रिया नहीं रही है, इस प्रक्रिया को आप क्यों शुरू करना चाहते हैं। और मैं भी जानता हूं इस बात को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के इसके कोई हर सदस्य को हक है
उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। नहीं, आपने उसकी एक चीज देखी होगी कि जिस वक्त ये सब प्रोसीजर चल रहा था तो खुद वेंकैया नायडू ने भी बहुत कोशिश की। उन्होंने गुलाम नबी आजाद से कहा इस बात के लिए, और जिस वक्त वो फ्लोर की बात चल रही थी, गैलरी क्लियरेंस की बात चल रही थी, तो नजमा हेपतुल्ला उठ के आई थी सीताराम येचुरी के पास और उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, एक उनका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जिस तरीके की उन्होंने बात उठाई वो भी ठीक है। और परंपराएं इस देश में बहुत सी टूट रही है, ये भी एक टूट रही है, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई संवैधानिक संकट इससे पैदा होने वाला हो, सरकार गिरने वाली हो, अगर ठीक है सरकार को एम्बेरसमेंट की जहां तक बात है तो ठीक है, उसकी परंपरा सीताराम येचुरी ने आज डाली है, तो उससे कोई बहुत टेक्निकल फर्क नहीं है। लेकिन ठीक है, ये तो सबको पता था कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और वहां बहुत सारे बिल अटके हुए हैं, उसका एक कारण यह भी है। तो अगर हम इस पूरी आज के उसको देखें और ट्रेडिशंस की बात करें, परंपरा की बात करें, कन्वेंशन की बात करें, तो उसको कहीं ठेस जरूर लगती है। जहां तक संवैधानिक स्थिति की बात है तो सीताराम येचुरी को कोई ये नहीं कह सकता कि साहब उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने। लेकिन सवाल यह है कि सीताराम येचुरी ने किया और सीताराम येचुरी की पार्टी की स्ट्रेंथ दोनों की मिला के 11 है। सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों के अमेंडमेंट थे, सबने ये कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन ये परंपरा है जिसमें विरोध करते हुए मैं परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं। उसमें नरेश अग्रवाल ने साफ साफ कहा, फिर उसके बाद में और भी लोगों ने कहा। इवन वो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे कांग्रेस पार्टी के जो थे, वो क्या नाम है, मिस्त्री साहब, उन्होंने भी वापस ले लिया। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये एक परंपरा है, कन्वेंशन है, और संसद के अंदर बहुत सारी चीजें रूल्स के अलावा कन्वेंशन पे भी चलती हैं। लेकिन ठीक है, उसके टूटने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ठीक बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि सरकार में थोड़ी सियासी मायने हैं, इसके सियासी मायने हैं। देखिए सियासी मायने मुझे ये बता दीजिए, सरकार और विपक्ष के बीच में इतने सारे महत्वपूर्ण बिल अभी पेंडिंग है जिसपे विपक्ष के बिना सरकार ये दिलीप, आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि अगर आज की ये घटना नहीं घटती तो जो बिल आने वाले हैं, चाहे भूमि सुधार पे ऑर्डिनेंस हो या जितने भी 4, 5, 6 ऑर्डिनेंस आने वाले हैं, क्या उस पे सरकार की तरफ से यहाँ राज्यसभा के अंदर ये सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होने वाला था? नहीं होने वाला था, ये तो सबको पता है। और सरकार पहले ही कह रही है, इसीलिए एक ऑप्शन बार बार दिया जा रहा है कि अगर ऐसे पास नहीं हुआ तो ज्वाइंट सेशन की बात होगी। तो मैं नहीं मानता कि आज की घटना से कोई ये संकेत है कि साहब विपक्ष जो है अब यही लाइन लेगा। विपक्ष तो पहले भी क्या हम ये माने कि अब संयुक्त बैठक की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जो स्थिति पैदा हुई है साहब, अब सरकार के पास ये पता है साहब, स्पष्ट है कि आपके पास बहुमत नहीं है राज्यसभा में। अब आप अगर आपको बिल पास करवाना है तो परंपराएं अगर टूट रही है तो ये परंपरा नहीं बनेगी भी फिर। तो चलिए, ऐसा हुआ नहीं है तो ऐसे अब बिल पास कराने के लिए हम संयुक्त बैठक बुलाएं और करें, ज्वाइंट सेशन बुला के करें इसको। दिलीप जी, इसमें आप दोनों पक्ष को अलग अलग करके देखिए। एक तो आपने अभी कहा कि ऐसी परंपराएं नहीं हैं कि जवाब प्राइम मिनिस्टर दे, वो सवाल और जवाब का बात नहीं है। जो स्पीचेस होती हैं उनकी पूरी समरी तैयार की जाती है और जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना होता है, और जो बड़े पार्टियों की जो बात उल्लेख की जाती है उसका जवाब दिया ही जाता है। और इसकी परंपरा हमेशा रही है कि ये जो उन्होंने आज वोट कराया, वोट नहीं कराते थे, मेरे बातों का आपने जवाब नहीं दिया, जो आनंद शर्मा जी ने कहा। आप आनंद शर्मा जी की स्पीच देखिए, आज उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की थी राज्यसभा के अंदर, सारी बातों को रखा, तो वो वॉकआउट करते थे। आज वॉकआउट नहीं किया, ये सिचुएशन बना। ये क्यों बना? इसलिए बन रहा है कि आप देखिए, सीधा सीधी सत्ता दल की ये बात चल रही है। बीजेपी ने कहा है कि हम ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, हम पास कराएंगे। वो भी तो बहुत मिनिमम ट्रेडिशन है। आज तक 3 या 4 बार ज्वाइंट सेशन बना के बिल पास किया गया है, ये बहुत कम ट्रेडिशन है। लेकिन सरकार एडमिन है कि हम बिल को अमेंड, या विपक्ष, आप उस तरफ आप इसको ऐसे देखा जाए कि सरकार एडमेंट है या विपक्ष जो है, विपक्ष उस स्थिति में लाके सरकार को खड़ा करना चाहती है, या ये भी देखा जाए। कुछ काम करना है तो विपक्ष की भी कुछ सुननी पड़ेगी ना। जो बिल आते हैं, बिल में अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट को दोनों पार्टी मिलके तय करते हैं कि चलो ठीक है, इसमें से ये बहुत आवश्यक है, इसको हम मान लेंगे। जब सरकार ऑर्डिनेंस लाई और ऑर्डिनेंस के पहले कहा था ठीक है हम बिल लाएंगे तो उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, बिल एज इट इज वैसा ही आया जो ऑर्डिनेंस आया है। अब उसके बाद आप एज इट इज कहिए कि हम पास कराएंगे, तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये भी नहीं है, ये भी ट्रेडिशन नहीं है बिल पास करने का। इसलिए जब आपका एक रुख क्लियर है कि हम जो बिल लाएंगे एज इट इज पास कराएंगे, तो जब एज इट इज पास कराएंगे तो ये पार्लियामेंट का ट्रेडिशन नहीं है। तब उसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए, तो आपको लोकसभा में मेजॉरिटी है,
आपको राज्यसभा में नहीं मेजोरिटी है, आप उसका भी रास्ता डिक्लेयर किया है कि हम ज्वाइंट सेशन बना के लेकिन हम अपना बिल पास करेंगे। तो ये तो दोनों ट्रेडिशन को, दोनों पक्ष तोड़ने को दर पे हैं। जी दिनेश जी, जो आप कह रहे हैं शकील जी, देखिए दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप परंपरा टूटे, पहले बार भी मैंने निवेदन किया कि परंपरा अगर टूट रही है, उसका कोई सकारात्मक प्रभाव समाज पे पड़ रहा है, देश पे पड़ रहा है, तो टूटना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि आज जो परंपरा टूटी है उसका कोई सकारात्मक परिणाम देशवासियों पर नहीं पड़ा है, क्योंकि आपको लग रहा है, जिसकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, मैं अब भी कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरह के कोई सेशन बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर सरकार उसको आज को करेगी। लेकिन हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं, हम सबका साथ चाहते हैं। आप कह रहे हैं आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब ये बिल बना था, बिल के समय में दूसरे दल के मुख्यमंत्रियों ने अपनी लिखित राय दी है। ये तो अब एक बार आप लिखित राय दे दीजिए, फिर आप कहिए हमसे आपने राय नहीं लिया। या तो आप अपने मुख्यमंत्रियों को अपना मुख्यमंत्री, अपने दल का मुख्यमंत्री मानते नहीं थे, या तो आपके मुख्यमंत्री आपके लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं थे जिन्होंने सरकार में किया। और आनंद शर्मा की आपने बाइट दिखाई। आनंद शर्मा जी कह रहे हैं कि काले धन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। आप सब में अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने काले धन के मुद्दे पे बात की। उन्होंने कहा था कि 4 साल तक आपने एसआईटी को जो लटकाया था, अगर आप लटकाते ना तो जो पैसा इधर का उधर, उधर का इधर हुआ, वो बच जाता। और अभी भी उन्होंने कहा कि एक एक पैसा जो है वो वापस आना चाहिए। हम सारे देशों से समझौते पे समझौते करते जा रहे हैं, तो दिक्कत कहां है? मुझे लगता है कि बातों को इधर से उधर करके तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये विपक्ष दलों की आदत है। आज प्रधानमंत्री ने जितनी बातें की है, तथ्यों के आधार पे बात की है। अभी तक आरोप उठता था कि आपने किया क्या, आप सिर्फ भाषण करते हैं। एक एक बात उन्होंने कहा, आपके समय में 5 किलोमीटर सड़क बनती थी, हमारे समय में 10 किलोमीटर सड़क बन रही। आपके समय में 319 किलोमीटर रेल मार्ग बनता था, हमने 9 महीने में 410 किलोमीटर रेल मार्ग बढ़ाया। आपने पूरे साल में 675 किलोमीटर डबलिंग की, हमने 9 महीने में 810 किलोमीटर की। ये क्या है? ये विकास नहीं तो क्या? फिर आप कहते थे कि आप आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भी गिनाया कि जनधन योजना किसके लिए है, शौचालय किसके लिए है, कुल मिलाकर के जो कार्ड किसके लिए। चलिए रामाधार जी, कुछ रामाधार जी आपको कुछ दिखावे की राजनीति का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। अभी राज्यसभा में आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और आरटीआई में, उसी को यूपीए ने आरटीआई का नाम दे दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड आरटीआई में कोई तुलना ही नहीं है। आरटीआई बिल्कुल अलग का ध्रुव है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग पुरानी चीज थी। उसके बाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सर आप जब बोल रहे थे तो हमने नहीं टोका था, मैं बोल लेता हूं, फिर आप सुधार दीजिएगा अगर मैं गलत बोलूंगा तो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो कहा मैं उसी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 7.5 किलोमीटर हाईवे यूपीए 2 में प्रपोज किया गया था और 5.2 बनता था, 7.4 और 5.2। यस, इसका मतलब 5 साल में यूपीए गवर्नमेंट ने 69% टारगेट अचीव किया। 9 महीने में ये प्रपोज किए 18 किलोमीटर और बना रहे हैं 10.1 किलोमीटर। ये 71% प्रपोज कर रहा है, मैंने अचीव कर रहे हैं टारगेट। आप गलत क्यों उदाहरण प्रस्तुत आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, आंकड़े तो अपने तरह से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं इसी पे बात कर रहा हूं, का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जो कहा है, मैं वही मैं कह रहा हूं। आपको 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का अंतर अचीवमेंट नहीं दिख रहा है। सरकार ने 10 नजरिया है, ये नजरिया है। वो क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दिलीप, उनकी डिबेट के ऊपर बहस है। वो 71% टारगेट अचीव कर रहे हैं 9 महीने में। 5 साल जब पूरा होगा तो ये 60% के आसपास आएंगे। उसकी भी चिंता मत करिए, मैं चुनौती देता हूँ। भूमि अधिग्रहण के बाद की जितनी सरकार है, प्रधानमंत्री के भाषण पे अलग से चर्चा कर लीजिए। एक सेकंड की प्रधानमंत्री जी के भाषण पे, उनके अधिग्रहण विधेयक पर रामाधार जी, आपके मुख्यमंत्रियों ने रामाधार जी लिख के दिए हैं। आपके मुख्यमंत्री दिनेश जी, एक सेकंड इस पे बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा कि हम भी भागीदारी हुए हैं, इसलिए हम भी दोषी हैं और क्षमा मांगते हैं। शकील भाई, तो आपके जो पार्टी के जो दोनों लीडर थे, राज्यसभा में लोकसभा में, दोनों उस बिल के साथ साथ थे। आज आप
यू टर्न हो रहे हैं। तो आपको जो तरीका आपने यहां बोला कि हम डिबेट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कि अगर बिल पास नहीं होगी तो हम ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। तो वो बात जो पार्लियामेंट के अंदर बोली जा रही है और पार्लियामेंट के बाहर बोली जा रही है, दोनों में समानता नहीं हो सकती। आप बोल रहे हो या हम बोल रहे हो या बात रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं कोई संवैधानिक बात बोल रहे हैं। संवैधानिक नहीं, आप दो तरह की बात बोल रहे हैं ना। आपके मंत्री पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं। तो समय परिस्थिति के अनुसार ब्रेक पे जाना है हमें, बदलना पड़ता है। मैं शकील भाई से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतना जानना चाहता हूं, आप मंत्री भी रह चुके हैं, आप उस पूरी विधायिका की कार्रवाइयों को भी जानते होंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आज जो सीताराम येचुरी का जो उस पे डिवीजन ऑफ वोट हुआ, इसका सरकार के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि डिबेट आज इसी पे हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या सच बोला, क्या झूठ बोला, क्या कहा, ये मैं समझता हूं बड़ी लंबी डिबेट है और उसके साथ ये नाइंसाफी होगी कि उनकी डिबेट को नहीं, वो डिबेट आज है भी नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं, इसका मुझे सिर्फ आप मतलब बता दें सर। नहीं, उसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशन, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों पक्षों को जब दो हाउस में चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए दोनों की सहमति चाहिए, तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ना एरोगेंट सरकार को होनी चाहिए, ना राज्यसभा में जो मेजॉरिटी वाली पार्टियां हैं उनको एरोगेंट होनी चाहिए राष्ट्र। लेकिन जब सरकार कहेगी तो विपक्ष का तो काम है सरकार को अपोज करना, विपक्ष का काम है पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातों, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार को एरोगेंस नहीं दिखानी चाहिए और विपक्ष को नहीं दिखानी चाहिए और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि 233 जो अमेंडमेंट था वो उसका विषय और इशू इंपॉर्टेंट नहीं था। सरकार ने एरोगेंस दिखाई तो उसके एरोगेंस में सीताराम ने ये एरोगेंस दिखाई, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, नेचुरल रूप से मैं ये कह रहा हूं नहीं कि ट्रेडिशन ब्रेक होना जरूरी है, लेकिन ये ट्रेडिशन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन में भी कुछ अच्छी जो सदस्य के हक है, यहां से एक नई शुरुआत भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को आगे से ये एक नई परंपरा अगर जिसका अंत हुआ है, शुरुआत भी हुई है, तो चलिए इसके अच्छे असर होंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद सरकार के एटीट्यूड से विपक्ष नहीं, अब आप सारे लोग एक होकर चुनाव लड़ें। रामाधार जी ने एक एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत, सचिव विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू होगी, क्योंकि सार्क के बीच, सार्क देशों की जो बैठक थी वहां पे इस्लामाबाद में, वहां पे इसकी शुरुआत हुई है। पुष्पन, आपसे जानना चाहते हैं कि इस बैठक की क्या मायने हैं? सबसे पहले देखिए, जो भारत की अंदरूनी राजनीति है उसको ध्यान में रखें और ये भी ध्यान में रखें कि दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत जो थी वो जिस मुद्दे पे टूटी थी ये उसके बाद रिज्यूम करनी थी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले सरकार बनाई है, उस पार्टी ने पिछले 2 महीने के इसमें जो दोनों के बीच में ये चल रहा था कि हम कोई CBM बनाने जा रहे हैं, उसमें PDP का एक अहम मुद्दा था कि आप पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें। नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था कि किसी भी तरीके से समझौता होने से पहले, जिसके फाइनल पॉइंट बाहर निकल के आए, पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो जाए। तो उन्होंने एक नया नाम दिया कि हमारा फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो सार्क यात्रा पे जाएगा। और सार्क यात्रा पे वो 1 तारीख को काबुल गए, 2 तारीख को ढाका गए और आज वो इस वक्त जो है वो वहां इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। इस बातचीत का सिर्फ सिंबॉलिक है, क्योंकि ये बाइलैटरल नहीं हो रही, कोई पहले से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डायलॉग नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक हीलिंग टच है, सिवाय इसके कि कश्मीर के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस पार्टी के साथ सरकार बनाई है उसकी एक डिमांड थी और कहीं ना कहीं उस डेडलॉक को भी सरकार तोड़ना चाहती थी कि दोबारा से बातचीत एक नए रूप में होगी। और क्या इसके बाद हुर्रियत का जो उसमें स्टेक होल्डर था जिसके चलते इसको कैंसिल किया गया था, उसको भारत सरकार ने बिल्कुल आउट कर दिया है, जिसका दबाव PDP
जम्मू कश्मीर में डाल रही है, ये देखने की बात होगी। लेकिन इसके अलावा इस पूरी आप ये कह रहे हैं कि ये जो बातचीत, कोई मीनिंगफुल इसका कोई आउटकम नहीं आने वाला। आप ये कह रहे हैं कि ये जो बातचीत है ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में या सरकार बनाने के लिए एक जो समझौता हुआ है उसके कारण किया है। मैं वही कह रहा हूं कि इस बातचीत के जाने और शुरू करने, उसको सार्क यात्रा का नाम देने, अगर यही प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट पाकिस्तान भेज देते फॉरेन सेक्रेटरी को, तो सरकार को फेस सेव करने के लिए कुछ था नहीं। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो सार्क यात्रा पे जाएगा, उसमें पाकिस्तान भी जा रहे हैं वो, इसलिए इसकी महत्व नहीं है। लेकिन सिंबॉलिक जो है वो पीडीपी का जो दबाव था, पीडीपी की जो शर्त थी, उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया है। ये वही वाली बात है कि लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर गया वाली बात है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में खासतौर से कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं है, कोई प्री प्लान बातचीत नहीं है। किन मुद्दों पे होगी ये भी नहीं, और वो एक एक दिन की सब जगह यात्रा पे थे। वो ढाका भी गए, वो काबुल भी गए, कल वो आने के बाद परसों जो है वो श्रीलंका जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस बातचीत को हम भारत और पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत को कुछ नए आयाम में देखें। हाँ, ये जरूर है हीलिंग टच है, वो कितने दिन चलेगा ये अलग बात है। जी दिनेश जी, आपने बातचीत रोकी थी सिर्फ एक बात पे कि पाकिस्तान के एक जो उनके राजनायक थे उन्होंने अलगाववादियों नेता से बातचीत किया था। अब अलगाववादियों नेताओं के जो सबसे बड़े पैरोकार हैं, जो आतंकवाद को भी जस्टिफाई करते हैं, यहां तक कि जिसने संसद पे हमला किया उसके फांसी को भी जो विधायक हैं मांग कर रहे हैं, अब आप जाके बातचीत कर रहे हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं देश में विदेश में, ये थोड़ा समझना चाहिए आपको। दिलीप जी, हम क्या संदेश देना चाहते हैं स्पष्ट है जी। देखिए, वहां पर जो सरकार बनी है जी, बिल्कुल उसके असर के कारण ये आप असर के कारण नहीं, बिल्कुल दो विपरीत विचारधाराओं का सहयोग है। लेकिन इसलिए कि ऐसा करने पर भी अगर जम्मू कश्मीर के जनता का हित होता है तो हम ये भी करेंगे। या आपका हित हो, या आपके पार्टी का हित होता है, सरकार वहां बन जाती है, सरकार में भागीदारी मिल जाती है, सत्ता की सियासत जो है अब वो सर्वोच्च हो गया है। लोग तो ये आरोप तो यही लग रहे हैं जी। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बने, लेकिन हम समाज निर्माण के साथ सरकार निर्माण चाहते हैं। हम बार बार ये कहते हैं, ये पुष्पेंद्र जी का अपना नजरिया हो सकता है, क्योंकि माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए। तो आज अगर सार्क देशों के यात्रा पर, तो आपको याद होगा कि बातचीत की शुरुआत कहने पर आपने भेजा। आपको याद होगा कि आपने बातचीत को क्यों बंद कर दिया। बिल्कुल, हम कह रहे हैं अलगाव। आज वही सवाल है कि क्या चीज अलग हो गया, क्यों आखिर इस बातचीत को आपको एक सार्क का एक आपने बहाना लेते हुए इस बातचीत की शुरुआत की। जाहिर है जो सीएमपी जो कॉमन मैन प्रोग्राम जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम है उसको भी आपको सामने लाना पड़ा, उसमें ये बातचीत तय था पहले से। तो क्या आप बताइए कि ये बातचीत आप जी नहीं, कहीं तय नहीं था दिलीप जी, कहीं भी हम अपने देश के किसी हित के खिलाफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने अपनी शर्तों पर उनसे बातचीत तोड़ी थी। बिल्कुल, हमने कहा था कि अलगाववादियों से बातचीत नहीं होगी, और आज क्या होगा सुन लीजिए। और हमने उनके प्रत्येक पड़ोसी देश के प्रत्येक गोली का जवाब हमने गोले से दिया जी। लेकिन शुरुआत हमको तो करनी ही करनी थी। बार बार हम कहते हैं कि हम पड़ोसी कैसे बदल सकते हैं, पड़ोसी से हमको आवश्यकता है रिश्ते बदलने की। रामाधार जी, लेकिन रामाधार जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। रामाधार जी मुस्कुराने के अलावा उनके पास है ही क्या है, क्योंकि वो बेचारे की स्थिति में जब सरकार में थे तब भी थे और आज भी है जी। देखिए, पड़ोसियों से संबंध सामान्य रहे ये बिल्कुल आवश्यक है, इस पे कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं सहमत हूं, दिनेश जी ने आज के डिबेट में ये सबसे अच्छी बात कही कि पड़ोसियों से संबंध, हम पड़ोसी चूंकि बदल नहीं सकते, इसलिए तो फिर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल क्यों उठा रहे हैं? परंतु आत्मसम्मान और सरकार की नीतियों में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक पाकिस्तान से बातचीत किसी दबाव में, किसी मुख्यमंत्री के दबाव में प्रारंभ नहीं होना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में जैसे उनके बयान का, मुख्यमंत्री के बयान का खंडन किया, और राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया है, अगर ये बयान इन दोनों महानुभावों का बयान अगर मन मस्तिष्क से दिया गया बयान है तो स्वागत योग्य है।
और भविष्य में इन लोगों को किसी मुख्यमंत्री के दबाव में आके एक राज्य में सरकार चलाने के प्रलोभन से बचते हुए पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का पहल करना चाहिए। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। रामाधार जी कौन किसी के दबाव में काम कर रहा है? उन्होंने कहा, यही तो कहा, एक मिनट दिनेश जी, अब मैं तो बढ़ाई कर रहा हूं, तब भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ उनका वो वर्जन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो जो वर्जन था उनका वो भी देश ने सुना है। दिनेश जी, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने ये बातें प्रधानमंत्री को भी बता दी। उन्होंने बहुत बात, ये उनका कहना है ना। हाँ, लेकिन अरे दिनेश जी, लेकिन आपके इलाही है भाई, आप सरकार चला रहे हैं, उनके साथ उनकी बात को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं, आप सरकार अब चला रहे हैं उनके साथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रामाधार जी, आपको पीडीपी के नेता के ऊपर विश्वास है कि देश के गृह मंत्री के ऊपर? अब वही मैंने कहा कि वो अगर मन मस्तिष्क से एका करके कहे हैं, भारतीय के बयान था, और अगर केवल मुंह से बोल दिए हैं तो इसकी बिखर जाएगा। सुनील चोपड़ा जी, इस बातचीत के क्या सार्थकता आप देख रहे हैं इस वक्त? जो पड़ोसी हैं जी, उनके बीच में बातचीत हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बातचीत बंद की गई थी और गोली और गोले की बात की गई थी, वो जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक बड़े देश की सरकार ने किया था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और आज जो कर रहे हैं, मुंह की खानी पड़ रही है जी, और वो एक रास्ता निकाल रहे हैं कि किस तरह जान बचे तो लाखों पाए। नहीं दिलीप जी, हमको अफसोस होता है जब विपक्ष इस तरह की बात करता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आप हिंदुस्तान के हित में बात करते हैं कि आप पड़ोसी मुल्क के हित में बात करते हैं। तो क्या लोग सब देशद्रोही हैं? ये तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है। कौन सा ऑब्जेक्शनेबल? ये ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है। मैं इस कमेंट का विरोध करता हूं। क्या विपक्ष के जो भाजपा के रमादार जी बोलना चाहते कुछ? दिनेश जी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं, मंत्री से बात करते हैं, रमादार जी कुछ कह रहे हैं। ये दिनेश जी का ये कहना इस ओर इंगित करता है कि जो भाजपा के नहीं है वो देशद्रोही हैं। हमने कब कहा? और काफी लोग से कहते रहे, आपकी भाषा है, आपकी भाषा है, आपके लोग इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एरोगेंसी है जो शकील साहब, इस बातचीत की क्या सार्थकता है? कितना अहम है, कितनी अहमियत है, इससे क्या निकल के आना है? दिनेश जी हम आपके पास वापस लौटते हैं, रमादार जी आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार शकील साहब, नहीं, आपके नेता को बैराग से, अरे दिनेश भाई, से वापस लाइए। दिनेश जी खुदा के वास्ते सुन लीजिए, आपने सरकार बनाई है। मैं समझता हूं कि किसी पार्टी ने, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, सपा हो, जो आपके सबसे ज्यादा राजनीतिक दुश्मन है, उन्होंने सरकार बनाने का विरोध नहीं किया है। सवाल यह है कि मुफ्ती साहब का माजी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुफ्ती साहब जब गृह मंत्री थे, वीपी सिंह की सरकार थी और आपकी पार्टी वीपी सिंह को सपोर्ट कर रही थी, उस जमाने भी उन पे आरोप लगे, अपनी बेटी रुबैया को छुड़वाने के लिए उन्होंने 3 आतंकवादियों को छोड़ा। मेरा सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान उस जो सरहद के पार जो लोग हैं उन्होंने भी, और यहां भी जो है उनका भी एक स्टेक है, सेपरेटिस्ट का भी एक स्टेक है। इन सब लोगों की वजह से इलेक्शन में ज्यादा वोट पड़े, इलेक्शन होने दिया, पीसफुल हुआ। सवाल यह है कि अगर आप अपने जिस मुख्यमंत्री जो आपके कंधे में बैठ के मुख्यमंत्री बना हो, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया हो, गृह मंत्री बनाया हो वहां का, वो आदमी अगर वो ये बात कहता है, तो आपकी पार्टी जो इतने राष्ट्रवाद में डूबी हुई है, वो ये कहने से भी गुरेज कर रही है कि हम इस बात को कंडेम करते हैं। आपका गृह मंत्री राज्यसभा में, लोकसभा में ये कहता है कि हम उस बयान से अपने को अलग करना और उसकी मजम्मत करना, उसकी निंदा करना, उसको कंडेम करने वाले शब्द आपके सारे स्पोकमैन भूल गए। मैं आपको सिर्फ छोटी सी दूसरी, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर गृह मंत्री होते हुए क्या आरोप लगाया था? आप रिकॉर्ड अपना खोदिए जरा सा। आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में क्या कहा था? मुफ्ती मोहम्मद सईद को जम्मू कश्मीर में
जो चुनाव हुआ है उसमें जो कैंपेनिंग हुई है, मुफ्ती सईद की पार्टी ने हुर्रियत के लोगों से मीटिंग की है, उनसे वोट मांगा, उनसे समर्थन मांगा और गली गली ये चिल्ला चिल्ला के कहा कि ए मुसलमानों, अगर तुम इकट्ठे नहीं हुए तो मोदी आ जाएगा, और तमाम लोगों ने मिलकर आपको वोट दिया। इसीलिए उस पार्टी को सारे मुसलमान उसके एमपी जीते हैं, बीजेपी में सारे हिंदू जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू जीता है, कांग्रेस के पास एक भी नहीं जीता। जहां इतना पोलराइज्ड रिएक्शन हो, जहां दो पार्टी ने एक दूसरे की आइडियोलॉजी के चिथड़े पाकिस्तान में आते हैं, नहीं है सरकार पे आने का सवाल बिल्कुल जायज है। दूसरी बात नहीं, पहले हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है, हम वापस आना चाहेंगे भारत पाकिस्तान बातचीत पे। आप जवाब पूरी बात कर दीजिए। आज पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जितना राष्ट्रवादी आज मुझे कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नजर आ रही है, उससे पहले नजर नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिस चीज का ठेका ले रखा था, आपने जो विजन डॉक्यूमेंट दिया था 370 की आस्था थी, दिनेश जी, हमारे पास कुछ वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आनंद शर्मा, उन्होंने क्या कहा इस बातचीत पे, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, संसद का सत्र चल रहा है, वो सदन में आए, दोनों सदनों को बताएं कि क्या परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। विशेषकर जो पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा हो रही है विदेश सचिव के स्तर पर, पहले सरकार ने बिना कोई संकेत दिए अचानक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर जो बातचीत थी उसको रद्द कर दिया। फॉरेन सेक्रेटरी को जाना था पाकिस्तान, उनको रोक दिया गया। कारण था कि हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान जो हाई कमिश्नर है उन्होंने बुलाया था। अब एकदम से बातचीत शुरू कर दी, विदेश सचिव को भेज दिया, आज विदेश सचिव पाकिस्तान होंगे। किस आधार पर है, कौन सा नया आश्वासन मिला है पाकिस्तान से, कौन सा ज़मीनी जो हालात हैं उनमें तब्दीली आई, ये प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा। और एक बात स्पष्ट कि ये राजनीतिक अवसरवादिता भी इसमें कही है। दो देशों के संबंध जो बड़े अपने आप में पेचीदा है, कई मुद्दे ऐसे हैं जो दशकों से नहीं सुलझ पाए, बातचीत रहनी चाहिए। पर यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कौन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। शरद यादव ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। ऑडियो की प्रॉब्लम कारण उसको पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय रह गया है। दिनेश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उससे पहले की, क्योंकि शकील साहब इस मुद्दे पे मैं चाहूंगा शकील साहब जवाब देंगे, इस बातचीत की सार्थकता कितनी है, क्या है और क्या निकलने वाला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो होती है पॉलिटिकल पार्टियों की, वो अलग है, लेकिन चुनाव की दृष्टि से जो बीजेपी ने किया वो चुनाव के लिए किया, अब उसमें वो विस्तार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन बात तो होनी ही चाहिए, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं और हमारे जैसे रिश्ते हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा है कि रशिया ने जो हमारा एलाइज रहा है, आज तक हमारे साथ उनके रिश्ते हुए, अभी बहुत बड़ा जो है एग्रीमेंट उनका सैन्य पाकिस्तान के साथ हुआ। ये कितनी बड़ी हमारी फॉरेन विफलता है कि जो 40 साल से हमारा दोस्त था वो हम अपने दोस्त को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे पड़ोसी दुश्मन को ही नाम हम देते रहे, उनके साथ है। तो आखिर राज्यों के चुनाव के दृष्टि से कब कैंसिल हुआ? जब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ आए थे प्राइवेट विजिट पर, तो उनको इस पार्टी ने कहा कि बहुत वो बिरयानी खिलाया गया और बड़े हंगामा हुआ और उनके प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन ओथ में इनवाइट किया गया। तो ये कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपका वक्त खत्म हो रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो पुष्पेंद्र जी ने कहा है कि अगर एक राज्य के लिए, एक चीफ मिनिस्टर के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं और बीजेपी जो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा समझिए हमदर्द हिंदुस्तान में, उससे ज़्यादा बड़ा अपने आप को उस पार्टी नहीं कहती है, उसका ये आचरण जो है बहुत ही शक के दायरे में है।
चलिए लास्ट वर्ड बहुत ही शक है। शकील भाई एक और बात में इसमें जोड़ना चाहता हूं, आपने 2 सवाल पूछे, एक उसी में जोड़ना चाहता हूं, उसी में जोड़ना चाहता हूं। एक लाइन का जवाब है, आपको याद होगा तमिलनाडु में भारतीय डीएमके जो थी वो यूपीए की एक घटक दल थी, और उस डीएमके के दबाव में मनमोहन सिंह ने यूएनओ में श्रीलंका के खिलाफ जो है वो मत दिया, और डीएमके चाहती थी। मैं ये कह रहा हूं, तब आपने कहा कि 9 लोगों के दबाव में आकर के देश की फॉरेन पॉलिसी बदल दी। आप ये मानिए कि कल ममता डिक्टेट करेंगी कि बांग्लादेश से क्या रिश्ता होगा, कल मुफ्ती साहब तय करेंगे कि पाकिस्तान से बात होगी या नहीं होगी, तमिलनाडु के अंदर अम्मा कहेंगी कि बात होगी। आप ये बताएं कि जो आरोप आप मनमोहन पे लगा रहे थे वो मोदी पे क्यों नहीं लगना चाहिए? पुष्पेन जी बड़ी विनम्रता से तो कम जम्मू कश्मीर के इशू पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उदाहरण डायलॉग मत बोलिए, ये जुमले लफ्ज़ी में मत फंसाइए। जिनकी देन जम्मू कश्मीर की समस्या हम चाहते थे हम अकेले सरकार बनाए, अरे भाई इनकी देन इसलिए बाहर भेजेंगे, लेकिन वहां की जनता और प्रयास किसने नहीं किया सरकार बनाने का? इनकी देन किसने नहीं प्रयास किया? लेकिन भाई दिल्ली में आपने नई चुनाव करा दिया, उसके साथ और जम्मू कश्मीर की जनता के और हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर एक काम करने वाली सरकार नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, उसकी चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं है। आपका सवाल जायज है, लेकिन आप चिंतित मत होइए। और उस इतिहास में जहां पर हमारे नेता ने को जेल में क्यों डाला गया था, इतिहास में जाए जहां आपको नहीं पता, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री हमारा समय खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।